Hello everyone, I welcome you back to the channel Civil Spotlight, and today we are going to discuss the questions from GATE, ESE, SSCJ on index properties. This is lecture 2 1G. So before beginning, this is all about me. I'm here to guide you for the competitive exam. और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक भी कर दिया करो। और मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं वो उठाए गए हैं 25 ईयर्स ऑफ गेट, ईएसई और एसएससी जेई से। मेन फोकस गेट और ईएसई पे है। एंड यहाँ से जो क्वेश्चंस उठाए गए हैं डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ आपको नहीं मिलेंगे। कोई ट्रिक बेस्ड, कोई अंडरस्टैंडिंग बेस्ड या कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो सारे कराए जाएंगे। डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आप खुद कर सकते हैं। तो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन आवर लेक्चर। पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा पोर्शन करेक्ट है। अ वेल ग्रेडेड सैंड शुड हैव CU greater than 6, CC between 1 and 3, इफेक्टिव साइज greater than 1 mm। देखो ये दो चीज़ तो आपको डायरेक्टली मैं बता चुका हूँ, बट ये जो पोर्शन आ गया ना, वेल ग्रेडेड सैंड लिख दिया है। कई बार क्या है कि आपको ये बात भी ध्यान रखनी पड़ती है कि सैंड का जो साइज़ है वो होता है 75 माइक्रोमीटर से 4.75 mm तक। तो इस वजह से जो थर्ड ऑप्शन है वो गलत हो जाता है। तो हाँ, हमें वेल ग्रेडेड है तो CU की वैल्यू ग्रेटर देन 6, CC इज बिटवीन 1 and 3। so 1 and 2 are correct, 3 is wrong. Given that the coefficient of curvature 1.4, D30 is 3 mm, D10 is 0.6 mm, based on above information of particle size distribution for the use of subgrade, the soil will be taken as, options हैं यूनिफॉर्मली ग्रेडेड, वेल ग्रेडेड, वेरी फाइन सॉइल, पुअरली ग्रेडेड। देखो सिंपली ये जानना चाहता है कि आप एक तरीके से CU एंड CC की वैल्यू को निकाल के कंपेयर कर लो कि ये वेल ग्रेडेड है या पुअरली ग्रेडेड सॉइल है। तो उसके लिए इसने कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है। अब इसने जो दिया है वो कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर दे दिया है, CC दे दिया, और CC का फॉर्मूला क्या था, D30 स्क्वायर ओवर D60 बाई D10। तो हमने रख दिया ये 1.4 इज इक्वल टू दिस थिंग। D30 पता था, D60 नहीं पता हमको, तो D60 यहाँ से निकल के आ गया। अब दूसरा पोर्शन ये है कि CU कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी इज D60 बाई D10, बाय फॉर्मूला वहाँ रख दिया और हमें पता चल गया 17.9। CC की वैल्यू कितनी थी, 1.4। और बहुत इंटरेस्टिंगली देख रहे हो CU की वैल्यू कितनी है, 17.9। ये काफ़ी वेल ग्रेडेड सैंड है। इसका मतलब 6 से बड़ा है और 1 से 3 के बीच में है, तो ये क्या हो गया है, वेल ग्रेडेड। ऑप्शन है बी। वैसे भी अगर आप इसको करते अगर बिना कैलकुलेशन के जल्दीबाजी में भी, तो आप ऑप्शन एलिमिनेट करते। ऑप्शन कैसे एलिमिनेट करते, पुअरली ग्रेडेड और यूनिफॉर्मली ग्रेडेड तो एक ही चीज़ है, तो इसका मतलब ये और ये एक साथ तो हो नहीं सकते, तो ये दोनों तो वैसे ही हटने हैं। वेरी फाइन सैंड तो ऑप्शन में नहीं है, तो वेल ग्रेडेड बनना था। ये तरीके होते हैं तब जब आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं बचा है और आपको कंप्लीट करना है सब कुछ, तो उस केस में ऐसी चीज़ों को यूज़ करो। बट पहले कंसेप्ट डेवलप करने की कोशिश करो, तो उसके लिए आप प्रॉपर मैकेनिज्म से ही जाओ तो अच्छा रहेगा। चलो एक और क्वेश्चन है। ऑल्दो अभी मैं जब क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल पढ़ाऊंगा तो मोंट मोर्लोनाइट, इलाइट और क्लियोनाइट मिनरल के बारे में इन डिटेल में डिस्कस करेंगे, साथ में सिलिका के बारे में भी। बट प्लास्टिसिटी ऑफ सॉइल जो है वो इंक्रीज किस ऑर्डर में करती है, ये क्वेश्चन आया है। क्योंकि हमने अभी क्या इस पर्टिकुलर लेक्चर से पहले जितने भी लेक्चर उनमें हल्का सा देखा है मोंट मोर्लोनाइट, इलाइट और क्लियोनाइट के बारे में, तो थोड़ा आइडिया आपको लग गया होगा कि प्लास्टिसिटी ऑफ सॉइल जो है वो किस ऑर्डर में इंक्रीज करती है। तो इसका सही आंसर है सिलिका में सबसे कम होती है प्लास्टिसिटी, उसके बाद क्लियोनाइट, फिर इलाइट और मोंट मोर्लोनाइट। इसका रीज़न भी हम देखेंगे। यहाँ पे वीक फोर्सेस होते हैं, यहाँ पे आयोनिक फोर्सेस होते, आयोनिक बॉन्ड होता है, और यहाँ होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा प्लास्टिसिटी नहीं आ पाता है क्लियोनाइट मिनरल में। और सिलिका मिनरल भी देखेंगे, इसका केमिकल फॉर्मूला और ओरिएंटेशन कैसा है, सब कुछ चेक करेंगे हम
क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल में। चलो एक और बड़ा अच्छा क्वेश्चन जो मुझे मिला, मुझे लगा ये क्वेश्चन बहुत डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस कई बार देखने को मिली है इंजीनियरिंग सर्विसेज में, और ये वहीं का क्वेश्चन है कि लैब टेस्ट में रिजल्ट हुआ है प्लास्टिसिटी इंडेक्स, यानी कि आईपी की वैल्यू दी है 32%, लिक्विडिटी इंडेक्स है आईएल कितना है 0.5 या कहूँ 15%, और एक्टिविटी है 1.58। अब बताओ इनमें से कौन सा करेक्ट है। सॉइल बहुत स्टिफ है, मीडियम सॉफ्ट है, सॉइल प्लास्टिक है, सॉइल मीडियम प्लास्टिक है, या सॉइल एक्टिव है, और कई ऑप्शंस दे दिए हैं। सबसे पहला काम करते हैं आईपी 32% है, आईएल 0.15, तो इसका मतलब W माइनस डब्ल्यू पी डिवाइडेड बाय WL माइनस डब्ल्यू पी, यानी कि आईपी इसी से करते हैं। अब आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था अगर आईएल की वैल्यू 0 तब है तो इस 0 कब होगी, जब ये WWP के बराबर होगा, यानी कि जो नेचुरल वाटर कंटेंट है दैट इज इक्वल टू प्लास्टिक लिमिट, और अगर ये 1 हो जाएगा तो इसका मतलब इट इज इक्वल्स टू लिक्विड लिमिट। तो ये 1 और 0 के बीच का रेंज रहता है। 0.15 मतलब ये 1 से दूर और 0 के काफ़ी पास में रहा हुआ, यानी कि इसका जो वाटर कंटेंट है दैट विल बी थोड़ा सा बड़ा होगा, हल्का सा ग्रेटर देन होगा प्लास्टिक लिमिट से, नेचुरल जो वाटर कंटेंट है। तो इसका मतलब इट इज़ मोर नियर टू प्लास्टिक लिमिट। तो आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, अच्छा ठीक है पीयूष ये बात ठीक है, तो हम इसको वेरी स्टिफ कहें या मीडियम सॉफ्ट कहें। बिल्कुल, क्योंकि प्लास्टिक लिमिट में तो है नहीं। तो उसके लिए एक ये टेबल है, ये मैंने आपको पहले भी दिखाई है और अभी सॉल्यूशन में दिखा रहा हूँ कि भाई कैसे इन चीज़ों को, मैंने कहा था ना कम से कम इन्हें याद करो यार, एक काम आएगा, ठीक है ना। ये तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स वाला है, आईपी वाला है, पर अभी मैं एक बार आईएल आईसी को कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर इसको दिखा दूंगा बाद में। तो आईसी और आईएल की बात कर लेते हैं। तो आईसी और आईएल का मैं फॉर्मूला बता चुका हूँ, इनको यहाँ कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। हमको जो गिवन था इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में वो है आईएल, तो पहले आओ आईएल देख लो। 0 से 0.25 स्टिफ कहलाने वाला है, और ये कितना है 0.15, तो ये कौन सी उसमें आ गया, स्टिफ के अंदर। तो आप ये देखो कि सब कुछ जो है ना 0.5 से बदल रहा है, 0 से 0.25, फिर 0.25 से 0.50, 0.50 से 0.75, 0.75 से 1। तो ये वेरी सॉफ्ट कब है, जब लिक्विड लिमिट के पास पहुंच गया ये वाला, ठीक है, यहाँ पे। और यहाँ पे एकदम स्टिफ कब है, जब ये प्लास्टिक लिमिट के पास है। यही चीज़ मैंने आपको तब भी समझाई थी जब ये पूरा कंसेप्ट करवा रहा था। मैंने कहा था ये श्रिंकेज लिमिट है, ये प्लास्टिक लिमिट है, और लिक्विड लिमिट है। इन दोनों के बीच में सब कुछ वेरी कर रहा होता है आईपी का। अगर सॉइल यहाँ पे है तो वो स्टिफ है, और अगर वो WL यानी कि लिक्विड लिमिट के पास है तो वो क्या है, काफ़ी फ्लोएबल है, बहुत सॉफ्ट है। तो यहाँ कैसा हो गया, अब उसको भी और ब्रेक कर सकते हो। तो 0.25 वाला याद रहेगा, क्योंकि आप ये समझ लो 0 से 1 को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो 0.25 हो गया स्टिफ। तो ऐसे अब आप इसे याद कर सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। तो कैसी हुई हमारी सॉइल, स्टिफ हुई। तो देखो सॉइल इज वेरी स्टिफ एंड मीडियम सॉफ्ट, तो मीडियम सॉफ्ट तो होगी नहीं, वेरी स्टिफ हुई, यानी कि ऑप्शन 1 सही है, ऑप्शन 2 गलत हो गया। अभी सॉइल हाईली प्लास्टिक है कि मीडियम प्लास्टिक है ये देख लेते हैं। उसके लिए आईपी की वैल्यू को कंपेयर करना पड़ेगा। आईपी की वन है 32%, और मैंने ये टेबल आपको पहले ही प्लास्टिसिटी के टाइम पे दिखाई हुई है लेक्चर के अंदर। लेक्चर का नंबर है L21E1। आप जाके इस वाले लेक्चर में देख सकते हैं, मैंने अच्छे से बताया कंसिस्टेंसी के टाइम प्लास्टिसिटी वगैरह को। तो आप अभी 32% है, 32% 20 और 40 के बीच हुआ, यानी कि हाईली प्लास्टिक। देखो यहाँ मैंने मार्क भी कर रखा है आप लोगों के लिए। तो कौन सी हुई, हाईली प्लास्टिक। आ जाओ यहाँ पे अब ऑप्शन में, तो बताओ हाईली प्लास्टिक मीडियम प्लास्टिक। ऑब्वियसली ऑप्शन 3, 1 सही था, 3 सही था, 4 गलत हो गया। सॉइल इज एक्टिव या इनएक्टिव। अब देखो मैंने आपको बताया था 0.75 से कम वाला इनएक्टिव होता है, 0.75 से 1.25 मॉडरेटली एक्टिव होता है, ग्रेटर देन 1.25 एक्टिव में आता है। तो 1.25 से ज़्यादा है बिल्कुल, तो सॉइल इज एक्टिव। तो 1, 3 एंड 5 इस तरीके से ये टाइप का क्वेश्चन आपको सॉल्व करना हो। एक और क्वेश्चन है जो मुझे लगा कि वर्थ डिस्कसिंग होगा। क्वेश्चन है कुछ कि इनमें से कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट हैं। 1, 2, 3 दिए हुए हैं, और फिर बाद में जैसे आप जानते हैं ऑप्शन ए होता है 1 and 2 इज करेक्ट, ऑप्शन बी 1 and
3 इज करेक्ट, या ऐसे ऐसे करके। तो मैं वो उन सब ऑप्शन को नहीं लिख के मैं डायरेक्ट स्टेटमेंट्स देख रहा हूँ कौन सा सही है कौन सा नहीं। ओके, स्टेटमेंट 1 है पुअरली ग्रेडेड सॉइल हैज लो यूनिट वेट। ओके, दूसरा क्या है, हैवी क्ले विद हाई प्लास्टिसिटी हैव वेरी लो ड्राई यूनिट वेट। ओके, थर्ड है इन क्लेज ड्राई डेंसिटी डिक्रीजेस एज प्लास्टिसिटी इंक्रीजेस। ओके, चलो सबसे पहले पहला पकड़ते हैं, पुअरली ग्रेडेड सॉइल हैज लो यूनिट वेट। इस चीज को चेक करते हैं। देखो पुअरली ग्रेडेड का क्या मतलब होता है, पुअरली ग्रेडेड का मतलब है एक जैसे टाइप के पार्टिकल्स का होना। ठीक है, अगर एक जैसा टाइप ऑफ पार्टिकल है तो एक बार बना के देखो, आप ऐसे स्फीयर बनाओ एक जैसे और उनको अरेंज करके देखो, तो आप पाओगे इनके बीच में वॉइड्स रह जाते हैं, है कि नहीं। तो इस टाइप के जो एक जैसे पार्टिकल्स होते हैं ना, इनकी वजह से इनके बीच में जो ये वॉइड्स है ना यार, ये रह गए हैं। देखो ये मैं मार्क कर देता हूँ एक्स एक्स करके। तो ऐसे वॉइड्स को ऑब्वियसली सेम साइज ऑफ पार्टिकल से नहीं भरा जा सकता। इसका मतलब सेम साइज ऑफ पार्टिकल में क्या है, बहुत ज़्यादा वॉइड्स हैं। और यहीं आपने अगर वेल ग्रेडेड सॉइल यूज़ कर ली होती, तो वेल ग्रेडेड सॉइल क्या होती है, उसमें मोटा भी होता है, उसमें छोटा भी होता है, उसमें पतला सा फिलर मटेरियल भी होता है। उसी टाइप की सॉइल को तो अपन वेल ग्रेडेड कहते हैं। तो लगाओ यहाँ पे, देखो बड़े बड़ों ने जगह ले ली और उनके बीच का जो वॉइड्स है वो छोटे वाले पार्टिकल से भर गया। इसका मतलब वेल ग्रेडेड में सेम वॉल्यूम अगर मैं लूँगा तो ज़्यादा जो मास है वो देखने को मिलेगा वेल ग्रेडेड के अंदर। अगर ज़्यादा मास हमें देखने को मिलेगा वेल ग्रेडेड में, तो इसका मतलब डेंसिटी क्या हुई, ज़्यादा हुई। किसकी, वेल ग्रेडेड की। तो इसका मतलब जो पुअरली ग्रेडेड हैं वो वाकई में डेंसिटी लो होती है, और इसका मतलब उनका जो यूनिट वेट है वो भी लो होगा। यूनिट वेट क्या होता है, मैंने बताया था डेंसिटी इंटू जी, दैट इज यूनिट वेट। तो यूनिट वेट क्या हुआ, कम हो गया है। तो पुअरली ग्रेडेड सॉइल के अंदर यूनिट वेट बहुत कम है। ठीक है, अब 1 सही है। 2 पे देखते हैं, हैवी क्लेज विद हाई प्लास्टिसिटी हैव वेरी लो ड्राई यूनिट वेट। हैवी क्लेज, अब देखो हैवी क्लेज मतलब ऐसी क्लेज जिसके अंदर 2 माइक्रोमीटर से छोटे वाले पार्टिकल ज़्यादा हैं। तो ऑब्वियसली मैं आपको बता चुका हूँ यार, हैवी क्ले है उनके अंदर मॉन्ट मोर्लोनाइट जैसे मिनरल प्रेजेंट होंगे, या कोई भी मिनरल प्रेजेंट होगा उसके अंदर वॉइड्स नेचुरली ज़्यादा होते हैं। इसका रीज़न मैं आपको पहले के लेक्चरों में दिखा भी चुका हूँ। ज़्यादा एक्सपेंशन होगा, ज़्यादा वॉइड्स पड़े रहेंगे, तो बिल्कुल सही बात है। क्ले जहाँ बात करोगे ज़्यादा वॉइड्स होते हैं उनके अंदर एज कंपेयर टू सैंड्स। तभी तो मैंने आपको कराया था, ई ऑफ क्ले इज ऑलवेज ग्रेटर देन ई ऑफ सैंड्स। ई क्या है, वॉइड रेशियो। वॉइड रेशियो जो है क्ले का वो हमेशा वॉइड रेशियो ऑफ सैंड से क्या होगा भाई, बड़ा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब पार्ट नंबर 2 इज ऑल्सो करेक्ट। इन पार्ट 3, इन क्लेज ड्राई डेंसिटी डिक्रीजेस एज प्लास्टिसिटी इंक्रीजेस। ठीक है, इन क्लेज देखते हैं, ड्राई डेंसिटी और प्लास्टिसिटी में कोई रिलेशन है, बिल्कुल है। अगर आप प्लास्टिसिटी बढ़ा रहे हो, और मैंने आपको बताया प्लास्टिसिटी क्या होती है, आपने जो भी शेप में उसको रीमोल्ड कर दिया है वो उसी शेप में पड़ा रहेगा, रिबाउंड नहीं करेगा। ये कब होगा, जब कोहेजन जो है आपस में वो खत्म हो जाएगा पार्टिकल्स के बीच में। तो प्लास्टिसिटी जितनी ज़्यादा होगी वॉइड्स उतने ज़्यादा हो गए ऑटोमेटिकली। अगर वॉइड्स कम होंगे तो कोहेजन का थोड़ा इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये क्ले सॉइल है, कोहेजन रहेगा ही रहेगा। अब आपने प्लास्टिसिटी में ले आए हो तो कोहेजन कम होने लगता है। ऐसा नहीं है कि बहुत जीरो हो जाएगा, पर कम होने लगता है एज कंपेयर टू इट्स सॉलिड स्टेट। तो इसका मतलब ज़्यादा प्लास्टिसिटी हुई तो उनके बीच में वॉइड ज़्यादा हुआ, यानी कि गैप ज़्यादा हुआ, वॉल्यूम ज़्यादा हो गया, तो ड्राई डेंसिटी क्या हो गई, कम हो गई। तो 3 भी सही है। तो मेन रीज़न क्या है, इट इज़ ऑल अबाउट द ओरिएंटेशन ऑफ पार्टिकल्स। इसलिए मैंने ये क्वेश्चन चूज़ किया इन ऑर्डर टू डिफाइन इट प्रॉपरली, आपके दिमाग में चीज़ें बैठ जाए। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, विच इज़ करेक्ट फॉर पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ओके, क्या क्या ऑप्शन है, a conspicuous break in continuity of grain size distribution curve indicates a mixture of soil from 2 different layers. ओके, देखते हैं। अब ध्यान से देखो, आप स्क्रीन पे मैंने आपको ये वाला पर्टिकुलर ग्राफ काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया था पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन वाले लेक्चर में।
अब इसमें सपोज करो कॉन्स्पियस ब्रेक बनाते हैं, मतलब एक झटकेदार ब्रेक बनाते हैं। सपोज लाइक दिस, भाई ब्रेक हो गया है और यहाँ से हमको वापस मिल रहा है। तो कॉन्स्पियस ब्रेक क्या बता रहा है कि जो पोर्शन गायब हो गया है ना, वो पोर्शन के अंदर वो वाले पार्टिकल गायब हो गए। इसका मतलब वेल ग्रेडेड रहा क्या? नहीं। जब वो वेल ग्रेडेड ही नहीं रहा तो इसका मतलब उसके अंदर 2 डिफरेंट लेयर्स ऑफ मिक्सचर ही मिलेगा। सारी बीच के जो लेयर्स थी वो तो गायब हो गई, तो ये वाला और ये वाला ही तो मिलेगा। तो पहला ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। सेकंड, अ स्टीप ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इंडिकेट्स यूनिफॉर्म ग्रेन साइज। चलो ये भी दिखा देता हूं और साथ में तीसरा भी दिखा देता हूं। अ फ्लैट कर्व इंडिकेट्स लार्ज रेंजेस मिसिंग। ओके, देख लेते हैं एक बार, पहले स्टीप कर्व और फिर फ्लैट कर्व, दोनों को देखते हैं। अब ये देखो स्टीप कर्व कहाँ पे है? ये डी वाला स्टीप है, सी वाला स्टीप। अब मैंने आपको बताया था जहाँ जहाँ स्टीप कर्व मिलेगा आपको, वो उसी टाइप के पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे सी रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? पुअरली ग्रेडेड क्ले पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट कर। डी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पुअरली ग्रेडेड सैंड पार्टिकल। तो इसका मतलब जो 2 था वो सही था, पुअरली ग्रेडेड है स्टीप के केस में। और उसने कहा था अगर फ्लैट कर्व मिल जाए तो इसका मतलब एक पर्टिकुलर पोर्शन मिसिंग है। तो वो भी देखो, यहाँ बी जो कर्व है आपको दिख रहा होगा, इसके अंदर एक पोर्शन फ्लैट का आ रहा है। इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो साइज है ना, ये गायब है, एग्जिस्ट नहीं कर रही है प्रॉपरली मिक्सचर के अंदर। एक तो यहाँ वाली साइज एग्जिस्ट कर रही है और फिर डायरेक्टली यहाँ वाली साइज एग्जिस्ट कर रही है। तो बीच का काफ़ी बड़ा पोर्शन सिल्ट और सैंड का गायब हो गया। तो ऐसा क्या कहेंगे? ऐसे वाले कर्व को कहते हैं हम गैप ग्रेडेड। और ये क्या होता है? यूनिफॉर्मली ग्रेडेड होता है, पुअरली ग्रेडेड होता है? ऑब्वियसली सर पुअरली ग्रेडेड होता है। ओके, हैंस ऑप्शन 3 इज ऑल्सो करेक्ट। तो 2, 3 and 1 ऑल आर करेक्ट। ये देखो सॉल्यूशन में भी मैंने मेंशन कर दिया है। तो गाइज ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मुझे लगा वर्थ डिस्कसिंग होंगे इन इंडेक्स प्रॉपर्टीज। बाकी कुछ क्वेश्चन मैंने टॉपिक के साथ लिए हैं, एंड बाकी के जो बचे कुछ क्वेश्चन थे जिनमें कईयों में आपको लिक्विडिटी इंडेक्स, कंसिस्टेंसी इंडेक्स, इनको तो डायरेक्ट फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन थे। ये टेबल मैंने आपको करवाई दी। अगर आपसे कोई पूछ ले निकलवा के कि यार वो स्टिफ है, मीडियम सॉफ्ट है, वेरी सॉफ्ट है, तो आप यहाँ से इस टेबल को प्लीज़ नोट डाउन कर लें और यूज़ करें कि भाई ये बताने के लिए कि वो जो गिवन सॉइल है स्टिफ है, मीडियम सॉफ्ट है या वेरी सॉफ्ट है। बाकी सारे डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन हैं। ज़्यादातर वाटर कंटेंट के भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि वाटर कंटेंट क्या है, ओवन में रखने के बाद ये वेट हो गया, या पिक्नोमीटर बोतल से। तो वो सारे के सारे जो पार्ट हैं न्यूमेरिकल वाले में करवा चुका हूँ, फॉर्मूला बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, उसको देखें। और फिर सारे जो अब तक 25 ईयर्स ऑफ क्वेश्चन मिले आपको गेट के, ईएससी के, एसएससी जेई के, उनको लगा डाले, 100% आप सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। तो साइनिंग ऑफ, गॉड ब्लेस यू ऑल।